हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की अपन क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और आज फिजिक्स क्लास 12th की होगी। ठीक है, क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोग पीछे बहुत सारी चीज़ें को कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण की बात कर रहे थे। उसमें हमने आपको बता रखा था कि वी हैव फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतत आवेश वितरण के 3 तरह के होते हैं। ठीक है ना। किसी भी बॉडी या किसी भी वस्तु पर जो आवेश का सतत वितरण होता है वो निम्नलिखित 3 तरीके से किया जाता है। पहला, कि अगर कोई बॉडी 1 डायमेंशन में है तो उसके लंबाई के क्रॉस अगर आप किसी आवेश को सतत रूप से यानी कॉन्टिन्यूअस रूप से अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस तरह के वितरण को अपन बोलते हैं बेटा रेखीय आवेश वितरण। ठीक है। 1 डायमेंशन में अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो अपने पास था बेटा वो था क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या था कि उसमें लंबाई और चौड़ाई किसी भी अगर वस्तु के एरिया के अलोंग या एरिया के अक्रॉस अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तीसरा हमने आपको बताया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयतन आवेश वितरण। ये क्या होता है कि अगर किसी भी वस्तु या बॉडी के आयतन के अक्रॉस अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए यानी आवेश का वितरण किया जाए तो इस तरह के वितरण को बोला जाता है आयतन आवेश वितरण। ठीक है। आज उसी से थोड़ा हम लोग चूंकि घनत्व की भी बात कर चुके थे हम लोग प्रीवियस क्लास में, हम लोग एक एक चीज़ें बेहतरीन तरीके से हमने उसको डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस क्लास को जाइए, देखिए, उसके बाद फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, तभी आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है। तो आज अपन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत यूनिक चीज़ें सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक देखेंगे। ठीक है। अगर जितने भी लोग नए हैं, अगर पहली बार इस चैनल को, हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं फिजिक्स बाय अरुण यादव को, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि हमारी सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करेंगे बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज अपन क्लास शुरू करते हैं। और आज हम लोग चूँकि फाइंड आउट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अलग अलग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी एक पर्टिकुलर जनरल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की बात कर की तीव्रता को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और इस पर एक बेहतरीन न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं करवाऊंगा। तो चलिए बने रहेंगे क्लास में। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज अपन बिल्कुल आराम से बहुत ही इत्मीनान तरीके से हम लोग एक एक चीज़ें देखने वाले हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज का जो अपने पास हेडिंग है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, क्योंकि 110% इनमें से तीनों में से कोई एक ना एक पूछा जाता है, अदरवाइज इस पर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण
इसको मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है, तो इसलिए आप उस क्लास को जरूर देखेंगे। रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल, तो ये आप जल्दी से हेडिंग बनाएंगे बेटा, उसके बाद अपन हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चीज के लिए हालांकि हमने एक एक चीजें बेहतरीन तरीके से सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर रखा है प्रीवियस क्लास में। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यानी लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने एक एक चीज़ें बेहतरीन तरीके से एक एक बिल्कुल कोई भी चीज़ें छोड़ा नहीं है, उस क्लास को आप जरूर देखेंगे, ठीक है। आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं बेटा। तो इसके लिए हमने कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट, कोई आपको जनरल पॉइंट दे देगा और कोई एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, यानी कोई भी बॉडी दे देगा, वायर दे देगा और उस पर कॉन्टिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द गिवन वायर, और पूछेगा आपसे कि देन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चार्ज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, इसके लिए हमने एक जनरल कोई भी हमने रैंडमली एक वायर ले लिया, ठीक है। इस वायर की हमने लेंथ मान ली क्या, L। हेयर स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द गिवन वायर, और इस वायर के लेंथ के अलोंग मैंने पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा दो तरीके से किया जाता है, एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन सभी चीज़ों को मैंने एक एक बेहतरीन तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में बता रखा है, तो इस क्लास को आप जरूर उस क्लास को अटेंड करेंगे। इसमें हमने बताया, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बेटा, क्रांति बैच के नाम से हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है अपने इस फिजिक्स बाय अरुण यादव के यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट में आपको एक एक क्लासेस मिल जाएंगी, उस चीज़ को आप जरूर देखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा बैच का पर्पज़ है, वो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में इस साल अपीयर हैं, मतलब एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, अगले जो आने वाला जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदरवाइज आईसीएसई बोर्ड से हों, तो उनके लिए जो बेनिफिशियल क्लास होगी, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन बैच है। इससे आपके बिल्कुल नोट्स बनाएंगे और इससे आपको एक भी क्वेश्चंस बाहर देखने को आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये हमारा क्या है, गारंटी है। चलिए, तो इसके लिए मैंने माना, आई होप कि आपने हेडिंग बना रखा होगा, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। इस चीज के लिए मैंने माना कि कोई एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इसके लेंथ L के अक्रॉस अलोंग, लेंथ के अलोंग हमने पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और किस तरह का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी हमने आपको बताया था कि जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण होता है बेटा, वो क्या होता है कि जो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग नेग्लिजिबल होते हैं, कोई भी बीच में स्पेस नहीं होता है। देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब होता है बेटा अलग अलग चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कौन सा ले रहे हैं, आप बोलेंगे जिससे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब इससे हमने एक पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट P लिया, दिस इज पॉइंट P जनरल, इस पर हमने एक टेस्ट चार्ज को Q0 को रखा। टेस्ट चार्ज भी हमने बता रखा है क्या, परीक्षण आवेश क्या होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ये आप सब कुछ हमने बताया है प्रीवियस क्लास में, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा।
इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये जो वायर है और ये पॉइंट पी पर जो टेस्ट चार्ज रखा है, इसके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली बेटा अपने पास क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंथ ऑफ वायर एंड पॉइंट पी। एट पॉइंट पी वी प्लेस्ड अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इधर की तरफ बेटा हमने मान लिया कि जो यूनिट वेक्टर है अपने पास वो आर कैप है। ठीक है, यहाँ पे आर इज द मैग्नीट्यूड, आर मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी आपकी क्वांटिटीज के डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन क्या है। अगर हम लिख दें यहाँ पे वेक्टर आर, देन व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब बेटा होता है ये एरो ऐसे बनाया हमने, इसका मतलब बेटा होता है ये वाला जो लाइन है, ये लाइन उस क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को बताता है, मैग्नीट्यूड। और बेटा ये जो एरो है कैप, ये जो है ये बताता है डायरेक्शन को। ठीक है, जैसे आप कैप लगाते हैं तो कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। कैप का जो सामने वाला पोर्शन होता है जो एरो टाइप का निकला रहता है, ये बताता है कि आपके जो हेड का डायरेक्शन है इन फ्रंट, जो फ्रंट वाला डायरेक्शन है वो आगे इस साइड में है, और जो इधर बैक वाला जो पोर्शन है वो जस्ट अपोजिट टू द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कैप। ओके, चलिए, तो इस चीज़ को हालांकि हम लोग वेक्टर एनालिसिस जब पढ़ेंगे क्लास 11th में तो उसमें बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको आती होगी। चलिए, तो इस पॉइंट पी पर हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख दिया, और इसके बीच की जो अपने पास डिस्टेंस है बेटा वो आर है, एंड हेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन पी। अब बेटा इस चीज के लिए आप जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच में एक वैद्युत बल एक्ट करता है, और वो वैद्युत बल का जो वैल्यू होती है वो अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन बेटा कूलॉम्स लॉ इसमें क्या एप्लीकेबल होगा, अगर इन जनरल बात करें कि अ वायर हैविंग लेंथ एल, अ चार्जेस क्यू, मान लेते हैं क्यू चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर। ठीक है बेटा, एंड मान लेते हैं लेमडा क्या है, लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। लेमडा क्या है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व है, और ये जो क्यू है बेटा वो अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने माना क्या कि लेमडा जो है वो रेखीय आवेश घनत्व है, और क्यू क्या है, आवेश का परिमाण है जो इस वायर यानी इस तार की लंबाई के क्रॉस जो आवेश का वितरण किया गया है उसका मान कितना है, क्यू है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए, अब बेटा अगर हम बात करेंगे तो क्या आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए आप कि इन दोनों के बीच में, चूंकि चार्ज तो ये क्यू है, ये भी है चार्ज, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, तो आप कहेंगे नहीं, बिकॉज कूलॉम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल बिटवीन पॉइंट चार्जेस विच आर एट रेस्ट। तो बेटा एक कंडीशन तो इसमें फुलफिल है कि ये वायर भी रेस्ट पे है और ये पॉइंट पी भी रेस्ट पे है, बट जो सेकेंड वाली कंडीशन है कि बोथ द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस, दोनों जो आवेश हैं उनको बिंदु आवेश होना चाहिए, तभी कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो बट ये तो पॉइंट चार्ज है बेटा, बट जो सेकेंड वाला वायर है क्या ये पॉइंट चार्ज, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, नहीं, पॉइंट चार्ज के पास अपना खुद का, इसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी जो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए चार्जेस का मैग्नीट्यूड, बट हेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्यू इज सिमिलर, जस्ट सिमिलर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे इसलिए इसको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज सर्टेन डायमेंशन एंड लेंथ आल्सो। ठीक है, तो बेटा नहीं दिया है तो सब कुछ चीज़ें इसको हम बनाएंगे,
इसको मानेंगे हम, इसको कुछ ना कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे जिससे ये जो लेंथ है बेटा वो क्या हो जाए, पॉइंट चार्ज बन जाए और वहाँ पे कूलॉम्स लॉ हम अप्लाई कर पाए। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग एक स्मॉल सा सेगमेंट मानेंगे। ये जो लेंथ है इसके एक अलोंग हमने एक छोटा सा सेगमेंट माना और इस छोटे से सेगमेंट की जो लंबाई है बेटा वो मैंने माना dl। dl इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स दिस सेगमेंट इज टेकन एज पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको हमने मान लिया dl लेंथ का कोई सेगमेंट है और इस छोटे से सेगमेंट में बेटा जो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है उसको मैंने मान लिया क्या, dq। यार dq इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू q, ठीक है। तो dq क्या है बेटा अपने पास, ये एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लेंथ ऑफ dl ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर। इसमें मैंने माना dq जो है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट है आवेश का, किसमें, इसके लेंथ यानी इसकी लंबाई, जो तार है इसकी लंबाई में एक छोटा सा मैंने सेगमेंट माना, छोटा सा पार्ट माना जिसकी लंबाई क्या है dl है और जिसमें कितना आवेश है dq, ठीक है। अब बेटा अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या इन दोनों के बीच में कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, कूलॉम का जो नियम है वो लागू होगा, तो आप कहेंगे जी सर होगा, बिकॉज इट इज व्हाट, पॉइंट चार्ज, यह क्या है, बिंदु आवेश है एंड दिस शुड बी आल्सो ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, यानी इसको भी हम बिंदु आवेश की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो आप कहेंगे जी सर कूलॉम्स लॉ ने आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, हमको आता है। तो इसके लिए हम चूंकि इस छोटे से सेगमेंट के कारण बेटा हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी छोटे से जो इसमें आवेश है इसके कारण हम बिंदु पी पर जो क्यू टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट रखा है, इस टेस्ट चार्ज पर कितना बल लगेगा उसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं df क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्टिंग बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड ए स्मॉल सेगमेंट हैविंग लेंथ dl एंड अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ए स्मॉल सेगमेंट हैविंग लेंथ dl इज व्हाट, dq, ठीक। तो बेटा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कितना हो जाएगा, df दिस इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके और इसके बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, f बराबर q1 q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। चलिए तो इसमें q1 क्या है बेटा अपने पास q नॉट है और q2 इसमें dq है और बटे में क्या इसके बीच की डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर होगा। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखें तो वेक्टर df जो हो जाएगा ये r स्क्वायर r कैप, बिकॉज r कैप इज द यूनिट वेक्टर along द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस, यानी एक्सियल बिटवीन दीज लाइंस, ये और ये इसके बीच, ठीक। तो ये df का मान हो गया, कितना आया अपने पास बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब अगर हम पूछे आपसे बेटा कि व्हाट इज लाइन चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा का मान क्या होगा इस पूरे होल लेंथ ऑफ द गिवन वायर, तो इसके लिए बेटा आप कहेंगे जी सर लैम्ब्डा जो होता है रेखीय आवेश घनत्व पर यूनिट लेंथ में जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस होते हैं उसी को हम लोग रेखीय आवेश कहते हैं। तो जी सर लैम्ब्डा बराबर क्यू अपॉन एल, इसको हमने बता रखा है प्रीवियस क्लास में, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक। तो लैम्ब्डा बेटा क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी है इस टोटल, अगर वायर के कारण पूछेंगे तो आप कहेंगे लैम्ब्डा बराबर क्यू अपॉन एल। हेयर क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन होल लेंथ ऑफ द गिवन वायर एंड एल इज द लेंथ ऑफ द गिवन वायर, यानी क्यू जो है वो पूरी लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा है और एल क्या है इसका, इस पूरे वायर का लंबाई है, ठीक। चलिए अगर हम पूछे बेटा आपसे कि बताओ आपकी जो लाइन चार्ज डेंसिटी है यानी रेखीय आवेश घनत्व है इस छोटे से सेगमेंट का रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर लैम्ब्डा जो होगा वो इस छोटे से सेगमेंट के लिए अगर पूछेंगे इसमें कितना होगा लाइन चार्ज डेंसिटी, तो
तो इसमें कितना चार्ज है? आप कहेंगे जी सर इसमें चार्ज डी क्यू है और इसकी लेंथ क्या है? डी एल है। तो यानी लेमडा जो होगा डी क्यू अपॉन डी एल होगा इस छोटे से सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि इस छोटे से सेगमेंट में आवेश की मात्रा डी क्यू है और इस छोटे से सेगमेंट का जो लेंथ है वो डी एल है। तो डी क्यू अपॉन डी एल क्या होगा? इसका रेखीय आवेश घनत्व होगा। तो बेटा अगर आपसे हम पूछें कि व्हाट इज द डी क्यू इन टर्म्स ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी, डी क्यू का मान क्या होगा रेखीय आवेश घनत्व के टर्म्स में? तो आप यहां से निकाल लेंगे तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा डी एल होगा। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डी क्यू का मान लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा। अब बेटा ये जो था इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक। अब अगर पूछें आपसे ये तो बेटा जो फोर्स है डीएफ का मान वो इस छोटे से सेगमेंट इतने पार्ट के कारण इस पर इतना बल लग रहा है, यानी ये जो टेस्ट चार्ज है बेटा जो आपका टेस्ट चार्ज है वो परीक्षण आवेश वो इस पूरे वायर के छोटे से भाग के कारण कितना बल अनुभव कर रहा है, यानी इस पर कितना बल लग रहा है इस पूरे वायर के इस छोटे से भाग के कारण। तो आप कहेंगे जी सर इतना लग रहा है, लेकिन हमें तो बेटा पूरे लेंथ के कारण निकालना है। पूरे जो होल वायर दिया गया है उस होल वायर के द्वारा हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान निकालना है। तो आप कहेंगे इसके लिए क्या करेंगे? चलिए इसके लिए भी देखते हैं, एक मिनट। चलिए तो इसके लिए ये उस पूरे लेंथ के लिए बेटा हम अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे इसके लिए अपने पास क्या होता है? तो आपसे अगर पूछें कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ड्यू टू होल लेंथ ऑफ वायर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो आप कहेंगे कि जी सर F बराबर होगा लाइन इंटीग्रेशन डी एफ के बराबर होगा। क्योंकि अगर एक छोटा सा सेगमेंट मानते हैं और अगर उस छोटे से सेगमेंट की वैल्यू निकल जाती है तो इस पूरे वायर को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको जोड़ देते हैं। इसके लिए हमारे पास अपने पास एक तरीका होता है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन से निकालते हैं। आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन वाला चैप्टर आई होप पढ़े होंगे, तो जिससे आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा। तो आप क्या करते हैं, छोटा सा सेगमेंट हमने माना, इतना ही सेम सेगमेंट हमने इधर माना, तो जितना इसके कारण होगा उतना ही इसके कारण छोटे से सेगमेंट के कारण भी होगा। वैसे ही छोटा सा सेगमेंट इतना ही इक्वल लेंथ का हम इधर मानेंगे तो उसके कारण भी इतना ही होगा। सबको अलग अलग करके और उसको जोड़ देंगे। तो इसके लिए इस बेटर तो ये है एक तरीका अपने पास कि अलग अलग करके हम निकालें डीएल लेंथ का और फिर उसको जोड़ें डिस्क्रीट लेवल पे, बट वो पॉसिबल नहीं है और बहुत ही वो लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास अपने पास एक आसान सा तरीका होता है। करते क्या है कि हम लोग 0 से L पूरे लेंथ के कारण लाइन इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेते हैं इससे। चलिए तो अगर हम F की वैल्यू पूछें तो हेयर लाइन इंटीग्रेशन DF कितना है बेटा इक्वेशन फर्स्ट से, इसको आप 2 मान लेंगे, 2 मान चुके हैं तो 3 मान लेंगे। ये है अपने पास बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। अगर DQ की वैल्यू इससे पूछे हम इक्वेशन 2 से, तो क्या लिखेंगे? लैम्डा DL लिखेंगे अपॉन R स्क्वायर R के। ठीक है। अब अगर हम पूछें आपसे कि आप बेटा बताइए, यहां तक दिख रहा है? चलिए ठीक है। तो यहां अगर हम पूछें आपसे कि बताइए यहाँ कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होती है बेटा उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। आई होप इंटीग्रेशन आपको आता होगा, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यू नॉट भी बेटा कांस्टेंट है क्योंकि ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रेशन क्या बचेगा? लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर R के। तो ये बेटा अपने पास क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। जब बेटा
जब यहाँ पे हम लोग अगर लेमडा की बात करें, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि लेमडा जो लाइन चार्ज डेंसिटी है, अगर वो बेटा कांस्टेंट है तब ये इक्वेशन अलग हो जाएगा। ये जो इक्वेशन होगा बेटा कब होगा, इसको आप 4 मान लेंगे, जब लेमडा वेरिएबल है। लेमडा इन द सेंस की जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसको लेमडा को हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते हैं। वेरिएबल इन द सेंस की लेमडा का मान टाइम लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप लेंथ चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे लेमडा भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लेमडा को वेरिएबल बोलेंगे। तो जब लेमडा बेटा वेरिएबल होगा, देन दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी व्हाट, दिस गिवन फ्रॉम दिस इक्वेशन। लेकिन बेटा अगर यहाँ इस चीज को इधर से हम लोग इसको इरेज करते हैं, तो इस केस में कब, कि जब लेमडा कांस्टेंट हो, इफ लेमडा इज कांस्टेंट, लेमडा क्या कांस्टेंट, देन द above इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वेशन 4 शुड बी f बराबर, लेमडा जब कांस्टेंट होगा बेटा तो इंटीग्रेशन से इसको भी हम बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डीएल, लाइन इंटीग्रेशन डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो अपने पास जो इक्वेशन होगा वो ये वाला इक्वेशन होगा कब, जब लेमडा का मान क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये रहा एक फंडामेंटल बहुत महत्वपूर्ण सा समीकरण, इक्वेशन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन है ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को इरेज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा, अगर बेटा एग्जाम में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तो फिर आपको शुरू से ये सब कुछ करना होगा और उसके बाद फिर ये करना होगा। ठीक है ना, ये नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो ये वाला जो पोर्शन मैं करा रहा हूँ इसको करेंगे। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछेगा अगर, तो आपको यहाँ तक करना होगा, यहाँ तक। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तो ये पहले जो मैंने बता रखा है उन सबको करने के बाद फिर आगे भी कुछ स्टेप करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी अगर हम पूछें, तो आप अगर पूछेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपको मैंने बता रखा है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है। ठीक है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है। तो इस चीज को हम F का मान, इसको आप समीकरण नंबर 5 चाहे तो मान सकते हैं। इस वाले पोर्शन को भी हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करेंगे तो यहां से जो F का मान है समीकरण 4 से समीकरण 5 में रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको बेटा, E बराबर F का मान कितना है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रेशन लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या, क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट से बेटा क्यू नॉट क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रेशन लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये इक्वेशन होगा जब जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये इक्वेशन होगा। तो यहां तक आपको करना होगा।
अगर हम पूछें कि यदि हम लेमडा को कांस्टेंट ले लें, इफ वी टेक्स line charge density is constant, then this equation should be, if lambda is constant, बेटा lambda क्या है, नियत है, तो जब lambda constant होगा तब जो e हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा, lambda को इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे तो बचेगा lambda अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रेशन dl अपॉन आर स्क्वायर आर के। तो यहाँ तक आपको करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो पोर्शन है आपका पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंप्लीट हुआ। और आई होप ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो बेटा इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल का मान हम कैसे निकालेंगे किसी भी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पर। तो उस क्लास को हम लोग अगली क्लास में करते हैं, इस टॉपिक को। इस क्लास में हम लोगों ने लाइन चार्ज डेंसिटी को के कारण किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर जो भी नए व्यूवर्स इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।